हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुमार आप सभी का अपने चैनल फिजिक्स द पावर ऑफ साइंस पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज ये हमारा साइंस क्लास 10th के चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का 5वां लेक्चर है। और इससे पिछले लेक्चर्स में बच्चों हमने संयोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया को किया था। आज के लेक्चर 5 में हम विस्थापन अभिक्रिया यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और लास्ट में एक अवक्षेपण अभिक्रिया यानी कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को करेंगे। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं विस्थापन अभिक्रिया के साथ। विस्थापन अभिक्रिया करने से पहले बच्चों इस रिएक्टिविटी सीरीज को आपको मेमोराइज करना बहुत जरूरी है। ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है इसे साइंटिस्ट ने बहुत सारी रिएक्शंस करवाने के बाद तैयार किया है। तो इस श्रेणी के अंदर जो तत्व सबसे ऊपर की तरफ आ रहा है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, उसके नीचे वाले तत्व उससे कम रिएक्टिव होंगे। जैसे यहाँ पे पोटाशियम सबसे ऊपर है और बाकी सभी ये जो तत्व हैं इस श्रेणी के अंदर ये सारे इसके नीचे हैं, यानी कि पोटाशियम इन सभी तत्वों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। इसके बाद अगर हम सोडियम देखें तो सोडियम पोटाशियम से तो कम रिएक्टिव है, परंतु इसके नीचे आने वाले जितने तत्व हैं इनसे ये ज्यादा रिएक्टिव है। यानी कि जिंक और सोडियम में अगर हम कंपेयर करें तो जिंक सोडियम से कम रिएक्टिव है, यानी कि सोडियम उससे ज्यादा रिएक्टिव है। इसी तरह से कैल्शियम और जिंक को अगर देखें तो कैल्शियम जो है वो ऊपर आ रहा है इस सीरीज में, तो ये जिंक से ज्यादा रिएक्टिव होगा। इसी तरह से मैग्नीशियम भी जिंक से ज्यादा रिएक्टिव होगा। इसी तरह से अगर हम जिंक को कंपेयर करें कॉपर के साथ तो जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि यहाँ पे अब क्या हुआ, कॉपर नीचे हो गया, उससे काफी ज्यादा नीचे है कॉपर और जिंक ऊपर आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिंक जो है ये कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होगा। यानी कि ये जो सीरीज है, ये जो एलिमेंट्स हैं सभी के सभी ये ऊपर से नीचे की तरफ घटती अभिक्रियाशीलता के क्रम में हैं। यानी कि जो सबसे ऊपर होगा वो ज्यादा क्रियाशील होगा, जो बिल्कुल लास्ट में आ रहा है ये सबसे कम क्रियाशील है। तो इस श्रेणी को आपको जैसे यहाँ पे ये दिए हुए एलिमेंट इसी क्रम में याद करना पड़ेगा, क्योंकि विस्थापन अभिक्रिया के अंदर जितने भी समीकरण हमारी आएंगी वहां पे हमें इस रिएक्टिविटी सीरीज का यूज करना है। इसके बाद आइए बच्चों अब हम देखते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। तो इसकी परिभाषा करने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एक्टिविटी देखते हैं कि इस एक्टिविटी में हम क्या कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक कॉपर सल्फेट का विलयन लिया, यानी कि एक परख नली के अंदर हमने पानी ले लिया और उसके अंदर हम थोड़ा सा कॉपर सल्फेट घोल देंगे। तो ये जो कॉपर सल्फेट का विलयन है उसका रंग कैसा होता है, नीला होता है, जैसा कि यहाँ पे दिखा रखा है। फिर हम क्या करेंगे, 3 कीले लेंगे जो इनका कलर एक जैसा होगा, उनमें से 2 कीले हम धागे के साथ बांध के इस विलयन के अंदर लटका देंगे और तीसरी कील को अलग से बाहर ही रखेंगे रेफरेंस के लिए, ताकि हम इन कीलों का बाद में कलर मैच कर सके कि इसके कलर में क्या अंतर आए हैं। तो इस सॉल्यूशन के अंदर इन कीलों को हम कुछ देर तक डूबा हुआ रहने देंगे। तो इसको हम आधे घंटे के लिए इसके अंदर छोड़ देते हैं। आधे घंटे बाद हम इन कीलों को इस परख नली में से बाहर निकाल लेंगे और उसके बाद इन कीलों को इससे पहले जो कील थी जिसको हमने बाहर रखा हुआ था उसके साथ इसका कलर मिला के देखेंगे। और हम यह भी नोट करेंगे कि ये जो परख नली है इसका जो सॉल्यूशन था जिसका रंग पहले नीला था अब उसका रंग कैसा हो गया। तो इस एक्टिविटी में हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो परख नली के अंदर विलयन था उसका रंग पहले नीला था, बाद में इसका जो रंग है वो हल्का हरा कलर हो गया और जो कील थी, कील का जो कलर है वो कैसा हो गया, भूरे रंग का हो गया। अब ये क्यों हुआ, यहाँ पे आखिरकार ऐसा क्या हुआ, तो आइए इसको हम इस रिएक्शन के द्वारा समझते हैं। तो हमने कॉपर सल्फेट का विलयन लिया था, यहाँ पे AQ जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये किस लिए लिखा हुआ है कि हम उसका पानी में सॉल्यूशन ले रहे हैं, एक्वा सॉल्यूशन ले रहे हैं। तो कॉपर सल्फेट जो विलयन था उसमें जब हमने लोहे की कीलें डाली यानी कि Fe के साथ उसकी रिएक्शन हुई, तो यहाँ पे इस Fe ने क्या किया, इस कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया इसके सॉल्ट से। क्यों, क्या कारण है इसका, क्योंकि ये जो Fe है अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज में देखें तो Fe इस पोजीशन पे आ रहा है और कॉपर यहाँ पे नीचे आ रहा है, यानी कि Fe जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, ये ज्यादा अभिक्रियाशील है, यानी कि जो आयरन है वो कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील हो गया। तो क्या हुआ कि इस आयरन ने कॉपर सल्फेट के साल्ट में से कॉपर को हटा दिया और कॉपर की जगह वो वहां पे खुद बैठ गया।
ठीक है, तो क्या बन गया यहाँ पे, आयरन सल्फेट बन गया, यानी कि FeSO4 बन गया और कॉपर को इसने वहां से रिमूव कर दिया, विस्थापित कर दिया। तो हमारे पास जो इसके उत्पाद बने वो क्या बना, एक तो बना FeSO4 और साथ में ये कॉपर अलग हो गया। ये जो कॉपर अलग हुआ ये लोहे की कील के ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गया, इस वजह से इस कील का रंग कैसा हो गया, ब्राउन हो गया, भूरे रंग का हो गया। और जो सॉल्यूशन था उसमें पहले कॉपर सल्फेट था, परंतु कॉपर सल्फेट की मात्रा धीरे धीरे जैसे जैसे ये रिएक्शन होगी वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी और आयरन सल्फेट की मात्रा उसके अंदर बढ़ती जाएगी। और इस आयरन सल्फेट का जो कलर है वो कैसा होता है, हरा रंग होता है। ठीक है, तो इसीलिए कॉपर सल्फेट उसके अंदर से कम होता गया और आयरन सल्फेट बढ़ता गया, तो इस वजह से इसका कलर कैसा हो गया, हरे रंग का हो गया। तो ये जो अभिक्रिया हुई यहाँ पे क्या हुआ कि एक ज्यादा अभिक्रियाशील धातु उसने क्या किया, कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवण में से डिस्प्लेस कर दिया, विस्थापित कर दिया। तो ऐसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो आइए देखते हैं इसकी परिभाषा क्या बनती है यहां से फिर। जब किसी कम प्रतिक्रियाशील धातु का सॉल्ट किसी अधिक प्रतिक्रियाशील धातु से अभिक्रिया करता है तो अधिक प्रतिक्रियाशील धातु उस लवण में से कम प्रतिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है। इस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, जैसा हमने यहाँ पे इस केस में देखा। तो आयरन जो था वो अधिक प्रतिक्रियाशील था जबकि कॉपर कम प्रतिक्रियाशील था। तो कम प्रतिक्रियाशील धातु का जो ये लवण है इसमें से अधिक प्रतिक्रियाशील धातु ने क्या किया, इस मेटल को यानी कि जो कॉपर मेटल थी यहाँ पे कम प्रतिक्रियाशील थी इसको यहाँ से अलग कर दिया, उसको विस्थापित कर दिया और खुद उसकी जगह पे बैठ गया। तो क्या बन गया यहाँ पे, आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर इससे रिमूव हो गया। तो इस तरह की जो रिएक्शन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसको कहा जाता है। इसी तरह से अगर ये जो कॉपर सल्फेट का विलयन है इसके अंदर मैं जिंक डाल देता तब क्या होता है उस केस में, तो हम फिर से रिएक्टिविटी सीरीज में देखेंगे। तो जिंक यहाँ पे इस पोजीशन पे आ रहा है, तो जिंक कॉपर से अभी भी क्या है, ऊपर है, यानी कि जिंक ज्यादा अभिक्रियाशील है, कॉपर कम अभिक्रियाशील है। यानी कि ये जिंक क्या करेगा, यहाँ पे सल्फेट के साथ खुद लग जाएगा और कॉपर को वहां से डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पे इस अभिक्रिया में क्या बनेगा, जिंक सल्फेट और कॉपर विस्थापित हो जाएगी। तो यहाँ पे ये हमें उत्पाद मिलते हैं। इसी तरह से अगर इसमें कॉपर सल्फेट के साथ हम लेड को डाल दें तो क्या होगा, तब भी बच्चों अगर हम यहाँ पे देखें ध्यान से तो ये जो लेड है ये कॉपर से ऊपर आ रहा है, यानी कि लेड कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है, ये भी कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, यानी कि यहाँ पे लेड सल्फेट बनेगा और कॉपर वहां से अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। परंतु अब बच्चों सोचो कि अगर यहाँ जो कॉपर सल्फेट का विलयन है इसके अंदर मैं मरकरी डाल दूं या फिर सिल्वर डाल दूं या फिर ये जो Au गोल्ड है इसको डाल दूं, तो ये जो है कॉपर से कम अभिक्रियाशील है। अगर मैं इसकी मरकरी से अभिक्रिया कराऊं कॉपर सल्फेट के विलयन की तो वहां पे कोई अभिक्रिया नहीं होगी, कोई उत्पाद वहां पे नहीं बनेंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमने देखा कि विस्थापन अभिक्रिया के होने के लिए ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है इसका बहुत महत्व है। यदि कोई मेटल इस रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आ रही है तो वो ज्यादा रिएक्टिव है और अगर वो नीचे है तो वो कम रिएक्टिव है। तो एक ज्यादा रिएक्टिव अगर मेटल है वही किसी सॉल्ट में से दूसरी मेटल को डिस्प्लेस कर सकती है। अगर ये इस सॉल्ट वाली मेटल से कम अभिक्रियाशील होगी तो ये सॉल्ट में से दूसरी मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी, यानी कि उस केस में विस्थापन अभिक्रिया नहीं होगी। तो विस्थापन अभिक्रिया केवल एक ही केस में होगी, अगर ये जो मेटल है जिसके साथ हम सॉल्ट की रिएक्शन करा रहे हैं तो ये मेटल सॉल्ट वाली मेटल से ज्यादा अभिक्रियाशील हो। आज का नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, द्वि का मतलब यहाँ पे क्या है, दो। ठीक है, और विस्थापन का मतलब अभी हमने देखा है कि एक मेटल जो है दूसरी मेटल को उसके सॉल्ट में से डिस्प्लेस कर देती है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में बच्चों क्या होगा, जब दो धातु के अलग अलग सॉल्ट
आपस में प्रतिक्रिया करते हैं और एक धातु दूसरी धातु को विस्थापित करके नए सॉल्ट का निर्माण करता है, तो ऐसी प्रतिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? एक्चुअल में आयनों की अदला बदली होती है। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं कि हमने क्या किया, बेरियम क्लोराइड का विलयन लिया एक परखनली के अंदर और दूसरी परखनली के अंदर हमने सोडियम सल्फेट का विलयन लिया। तो बेरियम क्लोराइड इसको हम लिखते हैं BaCl2 से और जो सोडियम सल्फेट है उसको हम लिखते हैं Na2SO4 से। तो यहाँ पे जो मेटल है वो हमारी है सोडियम और जो आयन है वो है सल्फेट यानी कि SO4, और जो दूसरे केस में यहाँ पे हमारी मेटल है बेरियम Ba और जो आयन है वो है Cl क्लोरीन। तो क्लोरीन यहाँ पे आयन है और बेरियम यहाँ पे मेटल है। और फर्स्ट केस में क्या था, सल्फेट यहाँ पे आयन है और सोडियम यहाँ पे क्या है, मेटल है। तो ये जो दो मेटल के सॉल्ट हैं, इन दोनों की जब आपस में रिएक्शन होती है तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे के आयनों को एक्सचेंज कर लेते हैं। मतलब बेरियम के साथ आयन क्या लगा था, क्लोरीन, तो ये क्लोरीन किसके साथ लग जाएगा, सोडियम के साथ। और जो सोडियम सल्फेट का ये जो सल्फेट था ये वाला आयन, ये किसके साथ लग जाएगा, बेरियम के साथ। तो यहाँ पे क्या होता है, एक तो बन जाता है बेरियम सल्फेट और दूसरा क्या बनता है, सोडियम क्लोरीन के साथ लगता है तो सोडियम क्लोराइड। तो जो नए सॉल्ट बने वो क्या बने हमारे, एक तो बना बेरियम सल्फेट और दूसरा बना सोडियम क्लोराइड। यानी कि इन दोनों मेटल्स ने, दोनों धातुओं ने एक दूसरे के आयनों को अपने साथ एक्सचेंज कर लिया। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है कितनी हो रही है, 2 बार हो रही है। मतलब ये मेटल उधर चली गई और वो वाली मेटल इस तरफ लग गई। तो इसलिए हम इस अभिक्रिया को क्या बोल रहे हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इस अभिक्रिया में बच्चों क्या होता है कि ये जो बेरियम सल्फेट बना ये हमें सॉलिड फॉर्म में मिलता है। मतलब कुछ देर बाद क्या होगा, ये जो बेरियम सल्फेट है इसके छोटे छोटे टुकड़े यहाँ पे परखनली के अंदर तली पर बैठ जाएंगे और वो किसके रूप में मिलेंगे, छोटे छोटे व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, अवक्षेप बन जाएंगे। तो ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर सफेद रंग के ठोस पदार्थ बनते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। और जो सोडियम क्लोराइड होगा इसमें वो एक्वस सॉल्यूशन के रूप में, AQ का मतलब यहाँ पे है पानी में घुला हुआ हमें मिलेगा। तो वो सॉल्यूशन बना हुआ मिलेगा यहाँ पे सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट के छोटे छोटे टुकड़े यहाँ पे नीचे इसकी तली में बैठ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आइए बच्चों हम एक और एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझें। जब लेड नाइट्रेट के विलयन को पोटेशियम आयोडाइड के विलयन के साथ मिलाया जाता है, यहाँ पे जो ये लेड नाइट्रेट है इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है PbNO3 ट्वाइस, और जो पोटेशियम आयोडाइड है इसका जो फॉर्मूला हमारे पास है, इसका रासायनिक सूत्र है वो हमारे पास है Ki। K यहाँ पे हमारे पास है पोटेशियम और I यहाँ पे है आयोडीन। तो जब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का जो एक्वस सॉल्यूशन है यानी कि इनके जो विलयन है इनको आपस में मिलाया जाता है, तो क्या होता है कि यहाँ पर भी आयनों की अदला बदली होती है। अब यहाँ पे मेटल कौन सी है और आयन कौन सा है सॉल्ट के बीच में, तो अगर हम ये पहला सॉल्ट देखें तो इसके अंदर Pb ये तो हमारे पास है मेटल, ठीक है, और इसके साथ में NO3 ट्वाइस यानी कि जो नाइट्रेट है ये हमारे पास है आयन। तो लेड यहाँ पे हो गया मेटल और नाइट्रेट यहाँ पे हो गया आयन। इसी तरह से यहाँ पे पोटेशियम यानी कि K ये हमारे पास है मेटल और I यानी कि आयोडीन यहाँ पे इसका आयन है। तो क्या होता है कि ये जो पोटेशियम है ये किसके साथ जुड़ जाता है, नाइट्रेट के साथ जुड़ जाता है, यानी कि ये मेटल दूसरे के आयन के साथ जुड़ गई और ऐसे ही दूसरे की जो मेटल है वो इसके आयन के साथ जुड़ गई। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है, लेड आयोडाइड बनता है यानी कि PbI2 बनता है, और पोटेशियम नाइट्रेट के साथ जुड़ा तो यहाँ क्या बनेगा, पोटेशियम नाइट्रेट यानी कि KNO3 बनता है। तो इस अभिक्रिया के अंदर भी इन दोनों मेटल्स ने अपने आयनों को एक्सचेंज कर लिया, आपस में बदल लिया। तो यह अभिक्रिया भी कैसी अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो यहाँ पे ये जो PbI2 है ये लेड आयोडाइड है और इसके पीले रंग के अवक्षेप बनते हैं, यानी कि यह अभिक्रिया भी अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण है। और यहाँ पे क्योंकि दो आयन्स आपस में बदले हैं तो यह द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो बच्चों यहाँ द्विविस्थापन अभिक्रिया में हमने देखा कि जब भी दो धातुओं के अलग अलग सॉल्ट आपस में प्रतिक्रिया करते हैं तो एक धातु दूसरी धातु को
विस्थापित करके नए सॉल्ट का निर्माण करती है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और एक चीज और हमने यहाँ पे देखी कि जब दो विलयनों के बीच रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप किसी श्वेत ठोस पदार्थ का निर्माण हो तथा वह ठोस पदार्थ जल में अविलेय हो, यानी कि वो जल में ना घुले, हमें व्हाइट प्रेसिपिटेट के रूप में यानी कि ठोस पदार्थ के रूप में नीचे तली में मिल जाए, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इसी के साथ बच्चों लेक्चर 5 यहीं पर खत्म होता है और अगले लेक्चर के बीच में हम उपचयन और अपचयन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको आज का ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड टेक केयर।